नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विषय हिंदी, कक्षा ए में द्वितीय सेमेस्टर। पत्र का शीर्षक साहित्य सिद्धांत पाश्चात्य। उप विषय सिद्धांत और वाद, मिथक, फैंटेसी और हिंदी कविता। प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर निरंजन कुमार सहाय, मानविकी संकाय। नमस्कार। आज हम लोग मिथक और फैंटेसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मिथक और फैंटेसी दोनों ऐसी अवधारणाएं हैं जो समकालीन साहित्य जगत में बार बार व्यवहार में लाई जाती है। अनेक बार रचनाकारों ने अपनी बात कहने के लिए मिथक और फैंटेसी दोनों का उपयोग किया है। जब हम आधुनिक कविता के इतिहास की तरफ एक नज़र डालते हैं तो बहुत सारी ऐसी किताबें हमें मिल जाती हैं। जैसे अंधा युग को ही ले लीजिए, उसमें अनेक तरह के मिथकों का प्रयोग हुआ है। या मुक्तिबोध की दुनिया में हम जाते हैं तो कहते हैं बार बार कि उनकी कविता में फैंटेसी है। ब्रह्म राक्षस की बात जब हम करते हैं या अंधेरे में कविता की बात करते हैं तब हम इस तरह की बातें कहते हैं। लिहाजा यह जानना ज़रूरी है कि मिथक और फैंटेसी है क्या। आज की बातचीत हम लोग इन्हीं दो बिंदुओं पर आधारित रखेंगे। सबसे पहले मिथक। अंग्रेजी शब्द मिथ से हिंदी में मिथक शब्द आया है। इस शब्द को प्रचलित करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को है। द्विवेदी जी ने मिथ में क प्रत्यय जोड़कर हिंदी की प्रकृति के अनुरूप इसे गढ़ लिया, यानी मिथक शब्द को गढ़ लिया। समाज विज्ञान के लिहाज से मिथक का अर्थ एक ऐसी कहानी है जिसकी समांतर संरचना अतीत को वर्तमान से जोड़ते हुए भविष्य की तरफ भी इशारा करती है। मिथक जो अंग्रेजी से आया है हिंदी में, हमें यह समझना पड़ेगा कि जब मिथ से मिथक हिंदी में आया तो क्या मिथ के अर्थ में ही प्रयोग किया गया या मिथक शब्द बनने के बाद कोई फ़र्क दिखाई पड़ता है। यानी पश्चिम की जो कल्पना है मिथ को लेकर और जो हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग हो रहा है, इन दोनों के प्रयोग में कोई अर्थ है क्या। अरस्तु ने इसका प्रयोग कथा के अर्थ में किया है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो मिथ और मिथक में एक फ़र्क दिखाई पड़ता है। वो फ़र्क क्या है? मिथ का मतलब अविश्वसनीय एवं काल्पनिक कथाएं हैं, यानी मिथ का संबंध अविश्वसनीय एवं काल्पनिक कथाओं से है। लेकिन जब मिथक शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसमें साफ तौर पर यह बात समझ लेना चाहिए कि उसमें अलौकिकता का पुट होते हुए भी लोकानुभूति जुड़ी होती है। यानी मिथक का रिश्ता मूलतः आदिम लोकमानस से है। मिथक आदिम मनुष्यों के मानसिक और भौतिक जीवन के कथा में संसार की अभिव्यक्ति करते हैं। मिथ शब्द का प्रयोग देवी देवताओं अथवा अति प्राकृत पात्रों और मानव जीवन के अनुभव से परे किसी बहुत पहले के काल की असाधारण घटनाओं एवं परिस्थितियों से संबद्ध आख्यानों के लिए होता था। इस सिलसिले में हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के मत को उद्धृत कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि मिथक का आशय ऐसी परंपरागत कथा से है जिसका संबंध अति प्राकृत घटनाओं और भावों से है। इस प्रकार मिथक मानव जाति का सामूहिक इतिहास, स्वप्न एवं अनुभव है। उसका आधार आस्था, अनुभूति एवं विश्वास है। मिथक का प्रयोजन परंपरा रूप में प्राप्त मान्यताओं, संस्कारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों की व्याख्या करना है। मानव जाति की एकता तथा सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा को समझने की दृष्टि से मिथक के बारे में समझ बनाना ज़रूरी है। मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुरावृत्त, धर्मगाथा, पुराकथा और पुराख्यान शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन अब मिथक शब्द सर्वमान्य हो गया है। मिथ की तरफ हम लोग फिर एक बार लौट आएं। मिथ यूनानी माइथोस से निकला है। माइथोस का अर्थ है अतर्क व्याख्यान। माइथोस का विलंब है लागोस, यानी तार्किक संलाप। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी आलोचना के 20 शब्द में लिखा है, मिथक में तर्क की कोई संगति नहीं होती। इसमें व्यक्त भावनाओं, विचारों और घटनाओं के संबंध सूत्र अत्यधिक उलझे हुए, तर्केतर और गड्ढमड्ढ होते हैं। मनोविज्ञान, नृतत्व शास्त्र और प्रतीकों के माध्यम से इसके उलझे हुए सूत्रों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि पहले हम लोग इस बात को समझने की कोशिश किए थे कि आदिम मनुष्य की जो भावनाएं हैं उससे इस शब्द का रिश्ता किस तरह से जुड़ता है।
तो हम लोग एक बार फिर से आदिम मनुष्य और मिथक के रिश्ते को एक बार ढंग से समझने का प्रयास करें। मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है जिसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता है। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। सूरज का उगना, चांद की शीतलता, बादलों का उमड़ना घुमड़ना, बिजली की चमक, फसलों का उगना, चिड़ियों का चहचहाना आदि उसकी दृष्टि से विस्मयात्मक, रोमांचकारी और रहस्य से भरे व्यापार थे। इन्हीं व्यापारों के इर्द गिर्द मिथक चक्र घूमा करता था। मिथक का संबंध सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया अपनी व्याख्याओं के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिकों में फ्रायड का नाम लिया जाता है और यूंग का नाम लिया जाता है। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से मिथक को अर्थ देने का प्रयास किया। दोनों की नज़रों में यह अवचेतन मन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण शास्त्र का मूलाधार हम लोग जानते हैं कि अपनी दमित यौन भावनाओं की चर्चा करते हुए की थी। यानी फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र का मूलाधार दमित यौन भावनाओं की चर्चा है। मिथक भी आदि मनुष्य की दमित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण है। युंग मानस के 3 स्तरों का उल्लेख करता है: चेतन, वैयक्तिक अवचेतन और सामूहिक अवचेतन। सामूहिक अवचेतन को प्रजातीय भी कहा जाता है। वैयक्तिक अवचेतन सतह पर रहता है। शैली विज्ञान की शब्दावली में हम कह सकते हैं कि यह सरफेस स्ट्रक्चर है। सामूहिक अवचेतन बेहद गंभीर और व्यापक होता है। सामूहिक अवचेतन में देश काल के जो संस्कार होते हैं वे समाहित होते हैं। इसीलिए वह आदिम बिंब भी कहता है। वह कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन में दुबका हुआ है और कल भी रहेगा। जो आदिम बिंब है प्रजातीय अवचेतन का, जो आदिम बिंब है वही मिथक के रूप में हम समझते हैं। मिथक के बारे में बातचीत करते हुए हमें यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो हम लोग मिथक को समझते हैं तो उसकी भारतीय परंपरा क्या है, और साथ ही हम लोग मिथकों के जो 2 मुख्य विभाजन किए जाते हैं, ऐतिहासिक मिथक और पौराणिक मिथक, इसके बारे में भी हम लोग अपनी बातचीत की जो दुनिया होगी समझने का प्रयास करेंगे। भारत में मिथक को पुराण के समानार्थी देखने की कोशिश अनेक बार हुई है। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन या आदिम है, जो सांस्कृतिक प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। यह दूसरी बात है कि युग के अनुसार उसमें रूपांतरण एवं संशोधन लगातार होते रहे। भारत जैसे देशों में पुराण कथाओं के साथ धार्मिक भावनाएं गहरे रूप में जुड़ी हुई रही हैं। इसलिए मिथक का स्वभावतः संबंध धार्मिक चेतना से बनता गया। मिथक चेतना में 2 तत्व एक साथ या समानांतर रूप से चलते हैं। एक मिथ का सार तत्व जिसे मिथक कहा जाता है, और दूसरा इतिवृत्त जो उस सार तत्व को कथा और घटना के द्वारा अधिक ग्रहणशील बनाता है। इससे होता यह है कि जनमानस उसे बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। मिथकीय जो इतिवृत्त होता है, इतिवृत्त का मतलब है जो तथ्यात्मक बातें होती हैं। मिथकीय इतिवृत्त के द्वारा अलौकिक व्यक्तियों के कार्यकलाप से यथार्थ अपने अस्तित्व को व्यक्त करता है, चाहे वह यथार्थ का अंग हो या उसका अपना स्वतंत्र रूप हो। यानी उसमें आधी हकीकत आधा फसाना होता है। मिथकों में हकीकत यह होती है जो लोक विश्वास है, फसाना यह होता है कि उसमें अनेक अलौकिक बातें, अतार्किक बातें भी आ जाती हैं अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुरूप। इसको इस तरह के 2 उदाहरणों से समझने का हम लोग प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक मिथक को लें। जैसे भारत में गांधी हुए थे, यह सच है, यानी यह हकीकत है। लेकिन गांधी के कार्यकलापों के आधार पर, या उन्होंने भारत की जो व्यापक जनता है उसकी आज़ादी के लिए जो संघर्ष चला था उसका नेतृत्व किया था गांधी ने। इस आधार पर गांधी के प्रति लोगों की आस्थाएं इस ज़बरदस्त ढंग से प्रकट हुई थी और जनमानस में उनके प्रति इस तरह से भरोसा था कि अनेक लोग ऐसा मानते थे कि वे विष्णु के अवतार थे। तो गांधी एक सच हैं, विष्णु के अवतार थे, ये कही गई बातें हैं, कही सुनी गई बातें हैं। यानी आधी हकीकत आधा फसाना यदि हम इस तरह से समझें तो मिथक की बात ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आती है।
मिथक दो तरह से हमारे समाज में मौजूद हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई थी, ऐतिहासिक मिथक यानी जिनका ऐतिहासिक आधार होता है, जैसे शिवाजी एक ऐतिहासिक मिथक हो सकते हैं, अकबर एक ऐतिहासिक मिथक हो सकते हैं, महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक मिथक हो सकते हैं। निराला के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी कथाएं बुन ली गई जो उनके व्यक्तित्व के प्रति लोगों के भरोसे की बात कहती थी। दूसरे तरह के मिथक वो हैं जो पौराणिक मिथक हैं, यानी जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं पता रहता, लेकिन लोक आस्था के अनुरूप जो बातें हैं उसके साथ साथ अनेक कल्पनाशील बातें भी जोड़ दी जाती हैं, यानी परंपरा से कही सुनी गई बातों के द्वारा जोड़ दी जाती हैं। इस रूप में हम वरुण को कह सकते हैं कि वो पौराणिक मिथक हैं, या फिर अग्नि देवता को हम कह सकते हैं कि वो पौराणिक मिथक हैं। अब दुनिया भर की सभ्यताओं में पौराणिक मिथक होते हैं और जिनका संबंध उन लोक विश्वासों से होता है जिन्हें हम धार्मिक कथाओं में पिरोते हुए सभ्यता के विकास की कहानी को गढ़ते हैं। इस तरह से मिथक की बात हम लोग एक रूप में समझ चुके हैं। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि फैंटेसी क्या है। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध सपने और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। और जब भी हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो एक बात हम लोगों को साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से ये जो फैंटेसी जिसे दीवा स्वप्न भी कहा जाता है, उसके बारे में शंभुनाथ जी ने हिंदी साहित्य ज्ञान कोश में बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखा है। शंभुनाथ जी कहते हैं कि फैंटेसी दीवा स्वप्न तर्कयुक्त स्वच्छंद कल्पना है, और उसके बाद की व्याख्या उनकी बहुत खूबसूरत है। वे कहते हैं कि हर भविष्यवादी व्यक्ति फैंटेसी बुनता है। यह कभी शेख चिल्ली का गप या हवा में किले बनाना होता है और कभी आशा का आनंददायक कौतुक। फैंटेसी या दिव्या स्वप्न को इच्छापूर्ति सोच कहा जाता है। इसे दमित इच्छाओं का स्वप्न जैसा ही मनोविज्ञान का एक निष्क्रमण पथ भी कहा गया है। निस्संदेह तृप्त व्यक्ति फैंटेसी नहीं बुन सकता। इसमें व्यक्ति स्वयं नायक होता है। सुख या दुख में स्वैराचारी ढंग से विचरण करता हुआ वह जानता है कि यह कोरी कल्पना है, पर इसमें कई बार जीवन के सामने आने वाली घटनाओं का आभास पाकर उसे सुख मिलता है। कुछ चिंतकों का कहना है कि ज़्यादा निराश व्यक्ति दिवा स्वप्न से अपना मन बहलाता है। वह दिवा स्वप्न में समझता है कि कोई बड़ा काम कर रहा है, वह बड़ा लेखक, कलाकार या व्यापारी बन गया है, या वह क्रांतिकारी कार्रवाइयों का अंग है। वह देखता है कि लोगों से सराहना और सम्मान पा रहा है। हर व्यक्ति ही दिवा स्वप्न देखता है। यह असामान्यता का लक्षण नहीं है यदि जीवन सिर्फ दिवा स्वप्नों से आक्रांत न हो। इस शब्द का प्रयोग 20वीं सदी के कवियों ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। फ्रायड ने लिखा है, अतृप्त कामनाएं फैंटेसी की मूल पृष्ठभूमि है। स्वप्न और फैंटेसी में इस स्तर पर समानता है। फैंटेसी की साहित्य के संदर्भ में यह महत्ता है कि यह कलात्मक क्षमता बढ़ा देती है और व्यक्ति को ऊर्जा देती है। जब हम फैंटेसी के बारे में बात करते हैं तो कुछ और बातें समझ लेना ज़रूरी है। आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द से गुजरते हुए हमें अपनी समझ को विकसित करने में सहायता मिलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द में साहित्य या काव्य में मिथक मिथक नहीं, फैंटेसी। साहित्य या काव्य में फैंटेसी एक टेक्निक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें भी बिंबों, प्रतीकों, मिथकों आदि को अतर्कानुमोदित पद्धति पर उपस्थित किया जाता है। एक फैंटेसी रूपक हो सकती है, पर जहाँ पूरी कविता में फैंटेसियाँ ही फैंटेसियाँ हों, वहाँ उनके टेक्सचर में काफ़ी भिन्नता होती है। एक टेक्सचर दूसरे टेक्सचर का विपरीतार्थक या विसंगत्यात्मक कुछ भी हो सकता है। फैंटेसी की केवल मानसिक शक्ति नहीं है, उसकी बिंबात्मक और निगूढ़ अर्थवत्ता उसके विघटन और विशृंखल पद्धति में निहित होती है। जब हम हिंदी कविता में मिथक
के बाद फैंटेसी के नज़रिए से विचार करते हैं तो फैंटेसी पर विचार करते समय एक बात हमें दिखाई पड़ती है कि फैंटेसी के लिहाज से जो कवि सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय हैं वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। उन्होंने अपनी अनेक कविताओं में फैंटेसी को बुना है, जैसे ब्रह्म राक्षस कविता में या अंधेरे में कविता में। हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी में मुक्तिबोध की कविताओं में फैंटेसी का प्रचुर प्रयोग हुआ है। मुक्तिबोध ने अपनी जो साहित्य संबंधी विचार है उसमें भी उन्होंने फैंटेसी शब्द को व्यापक ढंग से विचार करने की कोशिश की है। जैसे वे कामायनी को भी फैंटेसी मानते हैं, और हालांकि इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार किताब में वे फैंटेसी की जिन वस्तुगत विशेषताओं का उल्लेख किया है वे महत्वपूर्ण हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे फैंटेसी का सैद्धांतिक विवेचन नहीं कर पाए हैं उस किताब के सिलसिले में, पर उनकी कविताएं मिश्रित रूप से अपने विन्यास में फैंटेसी है। जब हम लोग मुक्तिबोध की कविताएं देखते हैं, खास करके उनके काव्यलोक से जब गुजरते हैं, तो उनकी कोई कविता आप उठा लीजिए, उनमें अनेक प्रकार के प्रकाश अंधकार के भयंकर बिंब, प्रतीक और मिथक मिलेंगे। ऐसा लगता है कि एक स्वप्न चल रहा है, स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले बिंबों को एक के बाद एक को रख दिया हो। जैसे अंधेरे में कविता में ही आप देखिए कि उसमें भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, इस तरह की पंक्तियाँ मिलती हैं। और उस कविता में एक से एक के बाद एक लगातार अनेक तरह के दृश्य आते हैं और नायक आते हैं। जैसे उस कविता में एक जगह मुक्तिबोध कहते हैं कि दुनिया न कचरे का ढेर, जिस पर दाने को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि भांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। और जब अंधेरे में कविता से हम लोग गुजरते हैं तो आधुनिक बुद्धिजीवी की जो यथार्थ हैं, उसके जो सपने हैं, उसके जो संघर्ष हैं, इन बातों को कहने के लिए एक व्यापक फैंटेसी को बुनते हुए मुक्तिबोध नज़र आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मिथक और फैंटेसी, इन दोनों शब्दों और उससे जुड़े हुए कुछ काव्य अनुभवों को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।